दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज चल रही है और आज पॉलिटी का लगातार 10वां वीडियो है। जी हाँ, और आज की वीडियो में हम भाग नंबर 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर पूरी डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए पहले आपने किसी ने भी अगर वो पहले वीडियो नहीं देखे, वो पहले वीडियो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट का यहाँ पर काम करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं भाग नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर डिटेल ज्यादा होगी तो हम इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। भाग नंबर 4 और भाग का नाम यहां पर होगा राज्य के नीति तथा निर्देशक तत्व। राज्य के नीति तथा निर्देशक तत्व, ऐसे तत्व जो राज्य को नीति बनाने तथा उनको निर्देश देने में क्या करेंगे, आपका सहायता यहां पर करेंगे। अब थोड़ा सा इनका बेस बनाइए। इनका बेस बनाना आपको काफी जरा जरूरी है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर भाग नंबर 4 में लिखा क्या है। जिस प्रकार जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण यहां पर किया जा रहा था, तो 2 लोगों के बीच में एक बात को लेकर मतभेद हो गया। वो 2 लोग कौन कौन थे? एक तो हमारे अंबेडकर साहब जी, बी.आर. अंबेडकर साहब जी, और एक जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में इस बात को लेकर मतभेद हुआ कि अंबेडकर साहब चाहते थे कि भारत के लोगों को सारे के सारे अधिकार संविधान लागू होने के बाद ही मुहैया करा दी जाए। वहीं जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हम फिलहाल इतने कैपेबल नहीं हैं, भारत अभी अभी आजाद हुआ है, भारत के पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि हम सभी अधिकार अभी ही यहां पर क्या करें, मुहैया कर दें। इस बात को लेकर मतभेद हो गया। अब जब मतभेद हुआ तो मतभेद का निपटारा किया गया किसके द्वारा? हमारे राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी सभा के क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने इस बात का सॉल्यूशन निकाला कि काम कीजिए, वो अधिकार जो लोगों को तुरंत देना आवश्यक है, उन्हें हम भाग नंबर 3 में शामिल कर देते हैं और उन्हें हम नाम दे देते हैं मौलिक अधिकार, जो संविधान लागू होने के तुरंत बाद भारत के सभी नागरिकों को प्रदान कर दिए जाएंगे। और जो अधिकार फिलहाल भारत देने के उसमें नहीं है, फिलहाल हम इतने सक्षम नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, उन्हें हम भाग नंबर 4 में यहां पर शामिल कर देते हैं। जब भी राज्य की इच्छा होगी, जब भी राज्य इस चीज के लिए कैपेबल हो जाएगा, तो वो अधिकार उनको आने वाले समय पर धीरे धीरे प्रदान यहां पर कर दिए जाएंगे। तो उन्हें हमने शामिल कर दिया भाग नंबर 4 में, और भाग नंबर 4 में हमने उनको नाम दिया राज्य के नीति तथा निर्देशक तत्व। आई होप आपको ये बात यहां पर समझ में होगी। इसका मतलब भाग नंबर 4 में वो बातें लिखी है जो सरकार के आने वाली सरकार के लक्ष्य रहेंगे। सरकार को आने वाले समय में इन लक्ष्यों को हासिल करना है और सरकार इस तरीके से काम करेगी कि ये सारे लक्ष्य आने वाले समय में हम धीरे धीरे इनको क्या कर सकें, हासिल यहां पर कर सकें। लेकिन हाँ, वर्तमान में अगर जितने अधिकार भाग नंबर 4 में मिलेंगे वो आपको प्रदान होंगे या नहीं होंगे, ये केवल और केवल राज्य के विवेक पर निर्भर यहां पर करेगा। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट यहां पर समझ में आएंगे। अब चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। भाग नंबर जो 4 मिलेगा वो आर्टिकल याद कीजिए, हमने मौलिक अधिकार 35 पे खत्म किया था, तो मौलिक अधिकार 36 से शुरुआत होकर ये भाग नंबर कहां तक जाएगा, आपका 51 तक यहां पर जाएगा। इसका मतलब जो भाग नंबर 4 है वो आर्टिकल 36 से लगाकर कहां तक है, 51 तक यहां पर चर्चा की गई है। चलिए अब हम हमारे मेन टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। एक सेकेंड, जी हाँ सबको ठीक है। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक देश के संविधान से लिए गए हैं। देश का नाम है आयरलैंड। जी हाँ, संविधान के स्रोत हम पढ़ते आए हैं, याद कीजिए। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से यहां पर लिए गए। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आयरलैंड ने किसके संविधान से लिए हैं? जी हाँ, तो आयरलैंड ने ये मौलिक अधिकार, ये नीति निर्देशक तत्व स्पेन के संविधान से यहां पर लिए। अब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा क्योंकि स्पेन ने ये तत्व खुद बनाए हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रूप में आ सकता है कि भारत ने, हम जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, लेकिन ये बताइए कि आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिए? तो आयरलैंड ने ये संविधान कहां से लिया? आपका स्पेन के मौलिक अधिकारों से यहां पर लिए। अब एक एक करके हम आर्टिकलों पर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36 सॉरी माफ कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 36 सबसे पहला। यहां पर उसी प्रकार राज्य की परिभाषा लिखी है, यहां पर उसी प्रकार राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है, जो परिभाषा भाग नंबर 3 आर्टिकल 12 में यहां पर लिखी गई थी। आप याद कीजिए, जब हमने आर्टिकल नंबर 12 पढ़ा था तो वहां पर हमने राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया था। वही सेम परिभाषा आपको आर्टिकल कहां देखने को मिलेगी? 36 में देखने को मिलेगी। जब भी सरकार राज्य शब्द की परिभाषा में संशोधन करेगी तो वो संशोधन आपको 2 जगह देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल 12 में मिलेगा जहां राज्य शब्द की परिभाषा है, और एक संशोधन आपको आर्टिकल 36 में मिलेगा। तो आर्टिकल 36 में हमने राज्य की परिभाषा का यहां पर वर्णन देखने को मिलता है। तो बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। अगला आर्टिकल 37। अब आर्टिकल 37 में यह बात कह दी गई है, आर्टिकल 37 में यह बात कह दी गई है कि अगर
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सरकार द्वारा आपको मुहैया नहीं करवाए जाते हैं, मतलब इनमें से कोई अधिकार अगर आपको तुरंत नहीं मिल रहा है तो आपके पास न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिए, जब हमने भाग नंबर 3 यहां पर पढ़ा था तो हम जानते थे कि भाग नंबर 3 का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन रहा होगा तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हमने 5 प्रकार की रीट्स यहां पर पढ़ी थी। लेकिन जब भी आपसे भाग नंबर 4 के जितने भी अधिकार है अगर वो कोई छीनता है तो हमारे पास में न्यायालय में जाने का यहां पर अधिकार नहीं है। तो यही बात आर्टिकल 37 में लिखी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति या सरकार आपको ये अधिकार मुहैया नहीं कराती है तो न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब होता है कि हम इनके खिलाफ योग्य नहीं है, हम इनके खिलाफ कहां नहीं जा सकते, न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर में बात करता हूं, आर्टिकल 47 में आगे चले पढ़ेंगे कि नशा मुक्ति यहां पर अभियान किया गया। नशा मुक्ति के तहत गुजरात राज्य ने शराब में बंदी कर दी है, आपने सुना होगा बिहार राज्य ने शराब में बंदी कर दी है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी शराबबंदी होनी चाहिए और इसके खिलाफ हम न्यायालय में जाके अपील करेंगे तो आप ये न्यायालय में जाके अपील नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात जो है वो राज्य के विवेक पर निर्भर करेगी। आपके राज्य की सरकार जब चाहेगी तभी शराबबंदी कर पाएगी। आप इस बात के पे हाँ सरकार से विरोध कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, लेकिन आप न्यायालय नहीं जा सकते इस बात को लेकर। और यही बात की चर्चा, इसी बात की चर्चा आर्टिकल कहां की गई, आपका 37 में यहां पर की गई। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट यहां पर समझ में आएंगे। चलिए अगला बात करते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में ये बोला गया है कि राज्य जो है, ये आर्टिकल 36 वाला राज्य हमेशा लोकहित में, राज्य हमेशा लोकहित में और समाज कल्याण के काम करेगा, हमेशा समाज के कल्याण हेतु तत्पर रहेगा, समाज के कल्याण हेतु काम करेगा, कल्याण हेतु कार्य करेगा। आप देखते होंगे सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं जारी यहां पर की जाती हैं उनका एक ही मकसद होता है, लोगों का कल्याण करना। जैसे प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री जो राशन बांटे जाते हैं 5 किलो उसकी वो योजना, बिजली योजना, इतनी सारी योजना से सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी योजना चलती है तीर्थ दर्शन योजना, उनका एक ही मकसद है, उन योजनाओं का, सभी योजनाओं का एक ही मकसद है कि भैया लोगों की हित में काम किया जाए और समाज का हमेशा क्या होना चाहिए, कल्याण। और यही बात की चर्चा आर्टिकल कहां दी गई है, 38 में यहां पर की गई है कि सरकार जब भी कोई भी नियम कानून बनाएगी तो इस बिहाफ पर बनाएगी कि लोगों का क्या होता रहे, कल्याण यहां पर होता रहे। ये 3 आर्टिकल है, हम इनको साथ साथ याद करते चलेंगे तो आप साथ साथ इन आर्टिकल को पढ़ते रहिएगा। सबसे पहला आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। दूसरा, ये जो मौलिक अधिकार है ये न्यायालय में विवाद योग्य नहीं है। 38 में चर्चा की गई है राज्य हमेशा ऐसे काम करेगा जिससे लोगों का क्या होता हो, आपका कल्याण होता हो। चलिए आर्टिकल 39 में बात कही गई है कि समान काम का समान वेतन यहां पर दिया जाए, समान कार्य का समान वेतन प्रदान किया जाए। अगर कोई व्यक्ति एक ही पोस्ट पर है और किसी राज्य में भी सेम पोस्ट है तो आपने ये बात काफी नोटिस की होगी कि अलग अलग राज्यों में हर पोस्ट के लिए अलग अलग वेतन यहाँ पर दिया जाता है। अपन एक बेसिक सी मजदूरी की अगर बात करते हैं तो आप जिस राज्य में रहते होंगे वहां पर मजदूरी का जो रेट होगा वो कुछ अलग होगा। आप किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहां पर मजदूरी का रेट कुछ अलग होगा, लेकिन वो दोनों काम तो समान कर रहे हैं, काम तो वो मजदूरी का ही कर रहे हैं। हम मजदूरी को लेकर किसी प्रोफेशनल की पोस्ट की भी अगर बात करते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी दूसरे स्टेट में बेंगलोर जैसे राज्य में उसकी पेमेंट काफी ज्यादा होगी, लेकिन वही अगर कहीं दूसरे राज्य में चले जाएगा तो वहां पर उसकी जो पेमेंट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम होगा। यही बात की चर्चा यहां पर की गई है कि अगर व्यक्तियों का काम समान है, अगर व्यक्ति समान काम कर रहा है तो उसको एटलीस्ट जो वेतन है वो क्या मिलना चाहिए, समान यहां पर वेतन मिलना चाहिए। इसी बात की चर्चा आर्टिकल 39 में देखने को मिलती है और 39 में कहा गया है कि समान काम का क्या दिया जाएगा, समान वेतन यहां पर दिया जाएगा। लेकिन इसी में उपबंध देखने को मिलता है, ध्यान दीजिए 39 का एक ए उपबंध की भी चर्चा यहां पर की गई है। 39 के ए में कहा गया है कि समान निशुल्क विधिक सहायता, समान निशुल्क विधिक सहायता, मतलब जो व्यक्ति न्याय लेने में कैपेबल नहीं है, उसको किसी से न्यायालय के द्वारा न्याय चाहिए तो सरकार का कर्तव्य होगा कि सरकार उसे निशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता यहां पर प्रदान करे। और ये ध्यान दीजिएगा ये जो कानूनी सहायता है वो किस प्रकार होनी चाहिए, आपका निशुल्क का सहायता यहां पर होनी चाहिए। तो आर्टिकल 39 का ए जो 39 का उपबंध है वहां पर यह कहा गया है कि सभी को समान निशुल्क और विधिक सहायता, जो व्यक्ति न्याय लेने में सक्षम नहीं है तो सरकार का कर्तव्य होगा कि उसे एक निशुल्क सहायता यहां पर प्रदान की जाए। समान विधिक सहायता के बारे में यहां पर चर्चा देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 39 के बाद आएगा आर्टिकल 40।
इन जितने भी आर्टिकल हमने फिलहाल पढ़े हैं इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 ही है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, बहुत आर्टिकल पूछते हैं हम का ये। अब आर्टिकल 40 में ऐसा क्या लिखा है, आर्टिकल 40 में लिखा गया है पंचायतों का गठन। जी हाँ, पंचायतों के गठन के बारे में, पंचायतों के गठन के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, अब बोलेंगे साहब पंचायत गठन तो हो चुका है, गठन हो चुका है, लेकिन वो संविधान लागू होने के बाद में यहाँ पर गठन हुआ था। जी हाँ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम इतने सक्षम नहीं थे, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम देश के हर गांव में पंचायत यहाँ पर खोल सके, इसलिए हमने इस बात को फिलहाल कहाँ रख दिया गया, भाग नंबर 4 में रखा गया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा तो समय आया 1992 में भारत के पास इतने संसाधन थे कि हम देश के हर गांव में पंचायत को स्थापित कर सके, इसलिए हमने संविधान में 2 संशोधन किए। आप सभी को जानते होंगे, एक तो 73 अमेंडमेंट और एक 74 अमेंडमेंट हुआ। 73 और 74 संविधान संशोधन करके हमने देश के हर गांव में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया, और आज आप लगभग देखेंगे कि सभी गांव में पंचायत मिलेगी, पंचायत के चुनाव होते हैं, सरपंच चुना जाता है, सभी व्यवस्था बराबर तरीके से चलती है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि हम हर व्यक्ति को क्या उपलब्ध करा सके, ये सारी चीजें उपलब्ध करवा सके, इसीलिए हमने इस बात को भाग नंबर 4 में यहाँ पर रखा था। तो पंचायतों के गठन की चर्चा कहां की गई है, आपका भाग नंबर 4 में की गई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और कौन चाहते थे, तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा सपना था। जी हाँ, गांधी जी ग्राम स्वराज की बात यहां पर करते थे। गांधी जी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ थे, लेकिन वो चाहते थे कि ग्राम स्वराज्य की स्थापना, स्थानीय स्वशासन के बहुत ही ज्यादा गांधी जी यहां पर पक्ष में थे। और उन्हीं के लिए देश की जब पहली पंचायत गठन करने की बारी आई, जब देश के पहली पंचायत गठन करने की बारी आती है तो यह भी दिन चुना गया था 2 अक्टूबर 1959। और अब सभी को जानकारी होगी इस बात की कि राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां देश की सबसे पहली पंचायत यहां पर खोली गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश की सबसे पहली पंचायत का गठन कहां किया गया था, तो वो गठन किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। जी हाँ, राजस्थान के नागौर में 1959 में। और इस दिन गांधी जी का ही बर्थडे था, 2 अक्टूबर 1959। जवाहरलाल नेहरू खुद इस पंचायत का क्या करने गए थे, आपका उद्घाटन करने यहाँ पर पहुंचे थे, इसलिए ये बात आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। चलिए अब इनका पीछे रीजन लगाते हैं। आर्टिकल 36 में हमको राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 37 में राज्य से आर्टिकल 37 में अगर आपसे कोई भी अधिकार नहीं देता है तो आपके पास कहां जाने का अधिकार नहीं है, न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अगला 37, राज्य हमेशा लोकहित और लोक कल्याण के काम करेगा, असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, ऐसे काम करेगा जिससे असमानताएं क्या होती हो, आपका कम होती हो। 39 में बोला गया समान काम अगर कोई करता है तो उसको वेतन जो है वो क्या मिलना चाहिए, एक समान वेतन मिलना चाहिए। 39 का एक अमेंडमेंट है, उपबंध है, जहां पे समान निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा यहाँ पर मिलती है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन सा मिलेगा आपको, 40, जहां पर पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होगी। चलिए अगला हम आर्टिकल चर्चा करते हैं 41 के ऊपर, आगे ही बढ़ते हैं। 41 में कुछ दशाओं में आर्थिक सहायता, कुछ दशाओं में आर्थिक सहायता, सरकार का एक कर्तव्य होगा कि कुछ अगर ऐसी दशा बनती है तो सरकार कुछ लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। वो दशा कौन कौन सी बनती है, जैसे कि विधवा पेंशन, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, जैसे कि बेरोजगारी भत्ते के बारे में चर्चा मिलेगी, जैसे कि वृद्धा पेंशन आपने सुना होगा, वृद्धा पेंशन के। तो अगर ऐसी दशाएं बनती है, अगर भारत के नागरिकों को ये दशा देखने को मिलती है तो सरकार का कर्तव्य होता है कि सरकार इनकी क्या करे, कुछ सहायता करे, विधवा पेंशन प्रोवाइड करे। काफी राज्यों में मिलती होगी, बहुत सारे राज्यों में ये पेंशन मिलती होगी, बहुत श्योरिटी है यहाँ पर। बेरोजगारी भत्ता बहुत सारे कम राज्यों में मिलता होगा, बहुत ही कम राज्य, क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मिलेगा आपको। और साथ ही वृद्धा पेंशन भी बहुत सारे राज्यों में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वही सरकार का कर्तव्य होगा कि अगर ऐसी दशाएं बनती है, कुछ दशाओं में सरकार को विधिक सहायता यहाँ पर मुहैया करानी चाहिए। यही बात आर्टिकल काम देखने को मिलेगी हमको 41 में देखने को मिलेगी। आर्टिकल 42 में काम की मनोवांछित दशा, काम की मनोवांछित, मन के हिसाब से मनोवांछित दशा तथा मातृत्व सहायता प्रदान की जाए, मातृत्व सहायता प्रदान करना। मातृ सहायता मतलब अगर कोई महिला गर्भवती है तो सरकार का पूरा कर्तव्य होगा कि उसको जितनी हेल्प बन सकती है, किसी भी प्रकार से जो भी हेल्प बन सकती है, सरकार को वो हेल्प मुहैया यहाँ पर करवानी चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा जननी एक्सप्रेस के बारे में। जी हाँ, 108 पर अब अगर आप डायल करेंगे तो एक एक्सप्रेस एक
एम्बुलेंस यहाँ पर आती है, इसका नाम ही जननी एक्सप्रेस है। वो जननी एक्सप्रेस लोगों की सहायता के लिए ही कही गई है। अब जहां से भी उसको बुलाएंगे वो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लेगी। सरकार अलग से MCH यानी कि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पर हर जिले में खोलती है, जहां पर मुफ्त इलाज किया जाता है, सारी की सारी सुविधा मिलती है। अगर आप संस्थागत प्रसव करवाते हैं तो आपको 6,000 रुपए का यहाँ पर अनुदान तक दिया जाता है। सरकार यही प्रयास कर रही है कि भैया जितनी भी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं हम उनका पूरे तरीके से ध्यान रखें। वो यही बात सरकार इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करती है। तथा कोई व्यक्ति, कोई मजदूर, कोई महिला किसी जगह पर काम करती है तो उसके काम की दशाएं मनोवांछित होनी चाहिए ताकि उस जगह पर रहकर वो काम कर सके। ऐसा नहीं है कि वो जिस जगह पर काम करती है वो एक ऐसे स्थान पर काम कर रही हो जहां उसकी दशा नहीं हो, महिला वो काम करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, उसको बहुत हेजिटेट होता है उस काम करने में। तो वही बात की चर्चा आर्टिकल 42 में मिलती है कि काम की मनोवांछित दशा तथा काय के बारे में, प्रसूति सहायता के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। अगला आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में कहा गया है कि जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उसमें प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के यहाँ पे वर्णन मिलता है। या फिर हम एक और इसके ऊपर चर्चा करें, लघु तथा कुटीर उद्योग में सहायता प्रदान करना। लघु तथा कुटीर उद्योग में सरकार के द्वारा क्या प्रदान की जाती है, सहायता यहाँ पर प्रदान की जाती है। जैसे कि लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग। अभी लघु कुटीर उद्योग से होता है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत सारे लोग वो लोग होते हैं जो छोटे स्तर पर काम करते हैं। कई सारी महिला आपने देखा होगा जो लघु उद्योग चलाती है, कई सारे महिला पुरुष आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बीड़ी उद्योग बनाना, कोई सिलाई करना, कोई किसी भी चीज को बनाना, घर पर आपका अगरबत्ती बनाना, ये सब लघु कुटीर उद्योग है। सरकार का कर्तव्य होगा कि इन सभी की क्या किया जाए, विशेष सहायता। इससे सरकार बहुत सारे ऐसी योजना चलाती है जिससे इन लोगों को क्या मिलता है, सहायता मिलती है। अब इसी का एक उपबंध आपको देखने को मिलेगा, इसी का 43 का ये एक उपबंध है जहां पर जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की यहां पर चर्चा की गई है। अगर कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट है तो उसमें ऐसा नहीं कि केवल मालिक मिलकर ही मैनेजमेंट चलाएंगे, उसमें मजदूरों की भागीदारी भी होना काफी ज्यादा आवश्यक है। मजदूर, क्योंकि मजदूर ही उस फैक्ट्री को चलाते हैं, तो मजदूरों की यहाँ पर भागीदारी का होना काफी ज्यादा आवश्यक है। तो प्रबंधन में, मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी का होना, और आर्टिकल 44 अमेंडमेंट में यहाँ पर जोड़ा गया था। तो 43 सब सेक्शन ए में बात बोली गई है कि प्रबंधन में प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट में किसकी भागीदारी होना आवश्यक है, मजदूरों की भागीदारी होना काफी ज्यादा आवश्यक है। उसमें मजदूरों से पूछा जाना चाहिए कि आपको किस प्रकार की सुविधा चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी है तो हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो प्रबंधन किया जाएगा किसी भी राज्य का किया जाएगा, किसी फैक्ट्री का यहाँ पर किया जाएगा, तो मजदूरों की भागीदारी वहाँ पर क्या की जाएगी, सुनिश्चित यहाँ पर की जाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट सारे के सारे समझ में आए होंगे। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 44 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, 40 के बाद तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है वो आर्टिकल 44 देखने को मिलेगा, जहां हम समान सिविल संहिता के बारे में बात करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने का यहाँ पर बहुत स्तर पर बड़े लेवल पे युद्ध काम चल रहा है। 44 यहाँ पर समान सिविल सहायता, समान सिविल सहायता नहीं, तभी कुछ गड़बड़ लग रहा था। समान सिविल संहिता के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। अब सब ये समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है, मतलब सभी के लिए एक कानून। जी हाँ, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं किसी भी धर्म के, मान लीजिए अपन किसी धर्म का नाम नहीं लेंगे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक्स आदमी है, ये किसी पर्टिकुलर मान लीजिए हिंदू धर्म का है ये, और एक वाई आदमी है जो कि एक मुस्लिम धर्म का है। ठीक है, अब अगर ये दोनों ने कोई अपराध किया है, मान लीजिए दोनों से किसी गलती से किसी का मर्डर हो गया, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं केवल एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, कोई भी इसको अदर वे में ना ले। अगर दोनों ने किसी का व्यक्ति का ये कोई अपराध कर दिया, वो अपराध का जो रेट है वो बिल्कुल सेम है। मान लीजिए मर्डर कर दिया, सिंपल सी बात करते हैं अपन, एक मर्डर यहाँ पर कर दिया है, तो अब क्या हम उस सजा को धर्म देकर देंगे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंदू को सजा ज्यादा मिलेगी और मुस्लिम को सजा कम मिलेगी, या मुस्लिम को सजा ज्यादा मिलेगी हिंदू को सजा कम मिलेगी? नहीं साहब, ऐसा तो नहीं होता है। अगर दोनों का अपराध यहाँ पर सेम है तो जो आईपीसी होती है उसके तहत दोनों को सजा क्या मिलेगी, समान मिलेगी, क्योंकि देश में समान दंड संहिता है। जी हाँ, दंड संहिता के तहत अगर आप अपराध समान करते हैं तो आपको समान प्रकार का क्या मिलेगा, दंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन देश में कुछ कानून अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कि अगर हिंदू धर्म में एक पत्नी के रहते हमको दूसरी पत्नी रखने का अधिकार नहीं है।
आप जब तक एक से आपका तलाक नहीं हो जाता या एक पत्नी की जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक आप दूसरी पत्नी रह सकते हैं, लेकिन ये अधिकार मुस्लिम धर्म में है। मुस्लिम धर्म का व्यक्ति, मुस्लिम धर्म में एक व्यक्ति 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी, ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं हमको कि ऐसा रखने का उनको अधिकार होता है। तो ये देखिए धर्म के नाम पर नियम कायदे अलग हो गए। एक और बात बताऊं मैं आपको, हिंदू धर्म में पिता की संपत्ति पर बेटियों का अधिकार होता है। अगर एक पिता की 3 संतानें हैं, 2 पुरुष 1 बेटी, तो जो संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा वो तीनों में बराबर किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम धर्म में बेटियों को अधिकार ही नहीं है। हिंदू धर्म में बच्चियों को गोद लेने की प्रथा है, बच्चे गोद ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में इस प्रकार कोई कानून ही नहीं है। हिंदू धर्म में अगर आपको, हिंदू धर्म में मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं कि हिंदू धर्म अच्छा है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे सेट कर रहा हूं। हिंदू धर्म में अगर आपको तलाक चाहिए तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में वहां पर 2-2 महीने की पैरवी पर जाना पड़ेगा, 6 महीने बाद तलाक होगा। लेकिन मुस्लिम धर्म में मौलवी साहब विवाह करवाते हैं और मौलवी साहब तलाक दिलवा देंगे, तलाक तलाक तलाक, काम खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए धर्म के नाम पर नियम कायदे अलग है। अब वही समान करने के लिए लाई गई है समान सिविल संहिता। अब आप किसी भी धर्म के हो, सरकार जो नियम कायदे बनाएगी आपको इन नियम कायदों को पालन यहाँ पर करना पड़ेगा, जिसे ही नाम दिया गया है समान सिविल संहिता। आई होप आपको ये बात समझ में। अब सरकार जब भी ये नियम अलग अलग राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में लागू होने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा गुजरात में, उत्तराखंड में तो ये लागू हो चुका है, गोवा में ये पहले से लागू था, सबसे पहले गोवा में से लागू किया गया था और गोवा में पुर्तगालियों के समय पर ही से लागू यहाँ पर कर दिया गया था। तो गोवा में ये नियम ऑलरेडी यहाँ पर लागू है। साथ ही जो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है वो है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड ने नियम अपने राज्य में लागू कर दिया है। गुजरात बिल्कुल प्रयास चल रहा है, बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी ये काम बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा है। तो कई सारे राज्य हैं जो देश राज्यों में समान सिविल संहिता लाने का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले किस राज्य में लागू था, तो ये गोवा में पहले से लागू था और उत्तराखंड में अभी अभी पिछले साल इसको क्या कर दिया गया, लागू यहाँ पर कर दिया गया। तो यही बात आर्टिकल 44 में देखने को मिलेगी। और आखिरी आर्टिकल 45 के ऊपर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 45 में 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, सरकार का ये कर्तव्य होगा कि इन्हें निःशुल्क सहायता, निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाए। याद कीजिए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अब वापस से हम चीजों को कनेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। जब हम मौलिक अधिकार यहाँ पर पढ़ रहे थे तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 हम पढ़ा था और आर्टिकल 21 में हमको बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में हमने बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा देने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। वो बात यहीं पर लिखी थी, वो बात 45 में ही लिखी थी। जब हमारा देश आजाद हुआ हमारे पास फिर से इतने संसाधन नहीं थे कि हम देश के हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके, इसलिए हमने इस बात को आर्टिकल कहाँ रखा, भाग नंबर 4 में, और आर्टिकल कहाँ शामिल कर लिया, 45 में शामिल गया। लेकिन जैसे जैसे हम सक्षम होते गए तो हमने सन 2002 में एक अमेंडमेंट किया, 86वां संविधान संशोधन, और हमने इस बात को नियम बना के लागू कर दिया कि अब से राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क क्या प्रदान की जाएगी, शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो वो बात यहीं से उठा कर ली गई है। तो अमेंडमेंट कौन सा हो जाएगा आपका, 86वां संविधान संशोधन यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए एक बार इन सभी को फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आगे के जो 6 आर्टिकल है इसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 में हमको राज्य शब्द की परिभाषा देखने को मिलेगी। आर्टिकल 37 में राज्य में ये मौलिक, राज्य में नीति निर्देशक तत्व वाद योग यहाँ पर नहीं है। आर्टिकल 38 में राज्य हमेशा ऐसे काम करेगा जो लोक कल्याण के होंगे, लोक हित के होंगे, जिससे असमानताएं दूर होगी यहाँ पर। उसके बाद 39 में देखने को मिलेगा समान काम का समान वेतन दिया जाएगा, और इसी के अंदर 39 में ए निःशुल्क विधिक सहायता की भी चर्चा मिलती है। आर्टिकल 40 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पर पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा मिलती है, और देश की पहली पंचायत भी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में यहाँ पर खोली गई थी। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में आर्थिक सहायता जैसे कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन दी जाएगी, विधवा पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। इस बात की चर्चा हमको आर्टिकल 41 मिलती है। 42 में काम की मनोवांछित दशा, प्रसूति सहायता, मातृत्व सहायता के बारे में चर्चा मिलती है, आर्टिकल 42। 43 में हमको देखने को मिलेगा कि लघु तथा कुटीर उद्योग सरकार अगर चलाती है तो उसमें सरकार उनकी सहायता करती है, अगर लोग चलाते हैं तो सरकार उनकी सहायता करेगी। और साथ में जब भी प्रबंधन की बात होगी तो उसमें मजदूरों की भी क्या होगी, आपका भागीदारी। आपने देखा होगा मजदूर संघ यहाँ पर बना जाते हैं, वो इसी के तहत यहाँ पर बन जाएंगे। अगला 44 में समान सिविल संहिता, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है समान सिविल संहिता, जो कि मैंने बताया आपको गोवा में ऑलरेडी लागू है, उत्तराखंड ने लागू कर दी है, और गुजरात और मध्य प्रदेश इसके लिए बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है इसको लागू करने के लिए। 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क क्या प्रदान की जाएगी, शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार मैं पीछे हटता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा फिर आपका, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन चीज़ों को घर जाकर बहुत आसानी से पढ़ सकें और इनकी रीडिंग लगा सकें। के 43 का जो ए है ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया था। और मैंने आपको बताया जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन सा संशोधन था आपका, 86वां संविधान संशोधन था, जिसे कब जोड़ा गया था, 2002 में यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको इन सभी के हाथों हाथ जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं आपको उनके नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया करूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें, तो स्क्रीनशॉट से आपको चीज़ें याद हो जाएगी, और साथ ही साथ वो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको डबल तरीके से दोनों तरफ से आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलरली वीडियो को देखते रहिएगा। पढ़ाई तब की जाती है जब एग्जाम नहीं होती है, एग्जाम आने पर तो सभी लोग पढ़ाई करते हैं, आपको तब पढ़ना होता है जब कोई भी एग्जाम आपके आसपास भी नहीं हो, और तब जो पढ़ाई होती है वही असली पढ़ाई होती है। एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती, उस समय केवल चीज़ों का रिवीजन यहाँ पर किया जाता है। जो एक्चुअल पढ़ाई की जाएगी वो पढ़ाई तभी होगी जब आप कोई एग्जाम नहीं देने वाले हो, और आने वाले समय में कोई एग्जाम नहीं, और जब आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उस समय बाकी के सारे बच्चे सो रहे होंगे और आप पढ़ोगे, तभी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। इसलिए लगातार एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी करें। डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चल रही है, जिसमें हम दोनों तरीके से तैयारी है, नोट्स प्रोवाइड करी जा रहे हैं आपको, और साथ ही यहाँ पर हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल 46 में कमजोर वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई। एससी तथा एसटी कैटेगरी के लोगों को शिक्षण संस्थाओं में क्या प्रदान किया जाता है? आरक्षण प्रदान किया जाता है, और ये हमारा पहला ही संविधान संशोधन था। जी हाँ, सबसे पहला संविधान संशोधन हमने इसी बिहार पर किया था, आर्टिकल 46 के बिहार पर ही हमने नवी अनुसूची भी जोड़ी गई थी, और इसके तहत हमने आरक्षण यहाँ पर प्रदान किया था। आर्टिकल 46 यहाँ पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 47 में कुछ बातें यहाँ पर की गई है, जिसमें कि नशा मुक्ति की बात होती है, नशा मुक्ति, शराबबंदी, फिर शराबबंदी नशा मुक्ति में ही आ जाएगा, शराबबंदी, साथ ही मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, ये सारी बातें आर्टिकल हमको कहाँ से देखने को मिलेगी? 47 में देखने को मिलेगी। अब जिन जिन राज्यों ने अपने राज्यों में जो शराबबंदी करी है वो इसी आर्टिकल का पालन यहाँ पर किया है, इसी आर्टिकल का पालन यहाँ पर किया गया है, और राज्यों ने अपने राज्यों में शराब यहाँ पर बंदी करी है। तो नशा मुक्ति, शराबबंदी, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध यहाँ पर लगाना, तो आर्टिकल 47 में इसी बात की यहाँ पर चर्चा देखने को मिलती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पर काफी आता होगा, जब सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है तो सरकार इनको बेचती ही क्यों है? तो सरकार को इससे सबसे बड़ा फायदा होता है टैक्स के रूप में। जी हाँ, सरकार को इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में, शराब पर बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स यहाँ पर लगाया जाता है, जिससे सरकार की बहुत अच्छी यहाँ पर क्या होती है? आमदनी यहाँ पर होती है। तो इसलिए अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना सरकार को तो मतलब है केवल पैसों से, सरकार केवल अपना इनकम चलेगी, क्योंकि सरकार उसी इनकम से तो आपका विकास भी करेगी। तो ये नहीं बोल सकते कि सरकार केवल पैसों से मतलब है। ये तो आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आपको कोई चीज खानी है नहीं खानी है, वो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। सरकार उसके ऊपर चेतावनी जारी करती है, आपने देखा होगा एक तरफ किसी पाउच में बहुत बड़ी स्तर पे चेतावनी जारी की जाती है कि इसको खाने से कैंसर होता है, खाने वाले लोग उसको ऐसे पलटा खा जाते हैं। तो खाने वाले कैसे भी खाएंगे, सरकार बंद कर देगी तो बाहर से लाके खाएंगे, लेकिन वो खा सकते हैं। सरकार प्रतिबंध कर सकती है, लेकिन कितना प्रतिबंध कर लेगी? पूरे तरीके से बैन नहीं सकता। कुछ लोगों की मानसिकता भी इस तरीके से होती है कि वो खाएंगे ही खाएंगे, इसलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। सरकार कितना ही प्रयास कर लेगी आपको, इसलिए सरकार को इससे आमदनी होती है, सरकार इसे बंद नहीं करेगी। अगला आर्टिकल 48 में कुछ अलग अलग बातें कही गई है। आर्टिकल 48 में किसान की आय को दोगुना करना, किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करना, किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करना। इसी में पर्यावरण संरक्षण की भी चर्चा मिलती है, इसका उपबंध देखने को मिलेगा आपको। पर्यावरण संरक्षण यहाँ पर करना, पर्यावरण संरक्षण करना। उसके बाद गौ हत्या पर कानून बनाना, गौ हत्या निषेध करना, मतलब गौ हत्या को होने से रोकना, तो गौ हत्या निषेध करना। यही बातें की चर्चा आर्टिकल का देखने को मिलेगी आपको 48 में देखने को मिलेगी। पर्यावरण का संरक्षण, इसी का एक उपबंध आपको देखने को मिलेगा, 48 का ए। 48 के ए में ये बात बोली गई है कि भैया पर्यावरण का क्या भी होना चाहिए? संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाना चाहिए। तो वही बात आपको 48 आर्टिकल के सब सेक्शन ए में देखने को मिलेगी। तो वही बात मैंने आपको लिखी दी यहाँ पे कि पर्यावरण का क्या होना चाहिए? संरक्षण यहाँ पर किया जाना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 48 के ए में हमको पर्यावरण का
क्या करना है, ये संरक्षण यहाँ पर करना चाहिए। और ये बात की चर्चा हमको 42वें संविधान संशोधन 1976 में देखने को मिलती है। ठीक है, मैं चीज़ें बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब नीचे लिखता हूँ तो राइटिंग थोड़ी सी हो सकती है गड़बड़, हो सकता है ऊपर की भी राइटिंग गड़बड़, लेकिन मैं चीज़ों को बोल के यहाँ पर समझा दूंगा ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है, तो 46 में कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 47 में नशा मुक्ति, शराबबंदी, मादक पदार्थों पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना, इन बातों के ऊपर यहाँ पर चर्चा मिलती है। उसके बाद 48 में किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करना, कृषि में लोगों की सहायता करना, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना कृषि में। और इसी में 48 के ए में क्या प्रदान किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। अगला आर्टिकल 49, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करना, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना। जितनी भी चीजें जो हमारे इतिहास को बताती है, जिससे हमारा इतिहास जुड़ा है, जिससे हमारा राष्ट्रीय महत्व जुड़ा है, हमारा कर्तव्य होगा, नागरिकों का कर्तव्य होगा, सरकार का कर्तव्य होगा कि हमें उनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है, उनको संरक्षण करना है, उनको बचा के रखना है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको जानबूझ के बिगाड़ने का प्रयास हम करते हैं। आप देखिएगा कोई भी अच्छी जगह होगी, वहां पर बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें यहाँ पर करते हैं कि हाट बना के आ जाएंगे, इस तरीके से कुछ कुछ अपना नाम यहाँ पर लिख दिया करेंगे, कोने पे थूक देंगे, वहां पर कचरा बहुत ज्यादा फैलाएंगे। तो ये हमारा सरकार का अकेले का कर्तव्य नहीं है, हमारा भी अपना एक कर्तव्य बनता है कि हमको जो राष्ट्रीय धरोहर की चीजें हैं, हमको उनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है, उनको बचा के रखना है, उनको संजो के रखना है, क्योंकि वही चीजें हमारे पिछले, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास यहाँ पर बताती है। लेकिन कुछ लोग फिर भी अभी तक भी नहीं सुधरते हैं। एक सरकार ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। वो स्वच्छ भारत अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक लोग खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार कितना करेगी, क्या क्या करेगी सरकार कितने सारे काम कर, सोचिए सरकार के द्वारा कितने सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। तो केवल सरकार की भागीदारी आवश्यक नहीं है, लोगों की भागीदारी आवश्यक है। एक राष्ट्र तब फेमस होता है तब वहां के लोग जागरूक होते हैं। तब तक फेमस सरकार कितना ही कुछ कर ले, जब तक देश का लोग जागरूक नहीं होगा, देश का युवा जागरूक नहीं होगा, तब तक देश में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आर्टिकल 49 के तहत हमको राष्ट्रीय धरोहर की क्या करनी है, रक्षा करनी है, और राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण यहाँ पर करना है। और अंतिम इसके बाद एक और आएगा, आर्टिकल 50 में बोला गया है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण की व्यवस्था यहां पर की गई है। का पृथक्करण, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मतलब कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी और न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी, दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं करेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे पुलिस मान लीजिए, जो पुलिस है वो पुलिस किसके अंतर्गत आएगी, आपका कार्यपालिका के अंतर्गत आएगी। और जो जज साहब है, जो वकील साहब है, मान लीजिए जज साहब जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपका न्यायपालिका के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे। पुलिस का काम होता है कि अपराधी को पकड़ना और कहां पर ले जाना, जज साहब के सामने ले जाना, न्यायपालिका पे ले जाना, ताकि वो सजा सुना सके। पुलिस खुद किसी अपराधी को सजा नहीं सुना सकती, क्योंकि पुलिस जो है वो क्या में आती है, कार्यपालिका में यहाँ पर आती है। पुलिस का एक काम नहीं है, पुलिस का काम होता है कि अपराधी को पकड़ना, कोर्ट के सामने पेश करना, जहां कोर्ट उसको सजा सुनाएगा। वैसे ही न्यायपालिका का भी काम नहीं होगा कि किसी को चोर को पकड़े, वो उनका काम नहीं है, उनका काम केवल न्याय देना है, न्याय को सुनिश्चित करना है। इसलिए दोनों का अपने अपने काम सेपरेट किए गए हैं। कोई भी जज, कोई भी वकील, न्यायपालिका से जुड़ा कोई भी आदमी किसी भी चोर को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका काम नहीं है। उसी प्रकार कार्यपालिका अर्थात पुलिस किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं सुना सकती, क्योंकि वो भी उसका काम नहीं है। तो यहीं पर दोनों का पृथक्करण कर दिया गया, दोनों को अलग अलग यहाँ पर कर दिया गया है। आर्टिकल 50 में इसी बात की चर्चा मिलती है। और लास्ट आता है आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना। आपकी वजह से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे देश और दुनिया में क्या हो जाए, अशांति फैल जाए। आपको ऐसा कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या देना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहनी चाहिए। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना किसी दूसरे नेता के लिए कि उसकी वजह से दुनिया में अशांति हो जाए। राष्ट्रों के बीच, उसी के बाद में एक बात बोलेगी, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध यहाँ पर होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों का क्या होना चाहिए, सम्मान होने चाहिए। यही सारी बातें हमको आर्टिकल कहाँ देखने को मिलती है, 51 में देखने को मिलती है। इसी के तहत हम जितने भी ग्रुप में हम सदस्य है, वो इसी के तहत हम उनका पालन करते हैं। जैसे यूनेस्को के सदस्य भारत, यूने का सदस्य भारत है, इन सब के सदस्य, हम शार्क के सदस्य है, तो वो इसी के तहत आर्टिकल 51 के तहत इन सभी का पालन यहाँ पर किया जाता है। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। हमने आर्टिकल 36 से लगाकर 51 तक सारे के सारे आर्टिकल एक ही वीडियो में यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पे अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। अगर कोई आपको दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आपका कमेंट सेक्शन बहुत प्यार से खुला है, आप अगर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का जवाब देने का बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।